हम पढ़ेंगे ऐसे 250। आई होप अभी तक सारे ऐसे सही चल रहे हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को मेरे फ़ोन पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9871349997। तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आप भेज सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे 250। तो देखिए ऐसे 250 कहना क्या चाहता है। ऐसे 250 कह रहा है कि हमारी क्या ऑडिट कंसिडरेशन होगी, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो सबसे पहले तो यहाँ बात की गई है इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है भैया ये बस ऑडिट की बात करेगा, यहाँ पर और किसी की बात नहीं हो रही, ठीक है। मतलब अदर एंगेजमेंट्स की यहाँ पर बात नहीं होगी, चाहे हमारे अदर एंगेजमेंट जो भी थे, हाँ जो भी हमने पढ़े थे, याद होगा आपको, रिव्यूज़, सर्विसेज, एश्योरेंस, इन सब में नहीं आएगा। बस ये ऑडिट पे ही लगेगा। मतलब हम ऑडिट करते वक्त लॉ एंड रेगुलेशंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसमें देख रहे हैं कि कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, तो वो हमें यहाँ चेक करना है। चलो रीड करते हैं एक बार क्या लिखा है। आ जाओ। देखो ऐसे 250 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसीडर लॉ एंड रेगुलेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। देखो पेपर में ये चैप्टर आएगा 4 से 5 मार्क्स का, सॉरी ये ऐसे 4 से 5 मंदर के अंदर आएगा, वरना नहीं आएगा। क्या इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे? आंसर इज बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस जो भी आएंगे उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, मार्क भी करवाऊंगा। लेकिन जो मेन रियल आंसर है वो आपको यहाँ से नहीं, या तो अपनी सूझबूझ से लिखना पड़ेगा या फिर जो मैं आपको बताऊंगा वो लिखना पड़ेगा। जिस वैसे तो मैं देखो सब कुछ आपको बता दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन ये एक ऐसा कन्फ्यूजिंग चैप्टर है जहाँ पर लॉ एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बच्चों को लगता है कि हमें स्टडी मैट का लिखना है, बट आंसर है स्टडी मैट का आपको लिखना ही नहीं है। स्टडी मैट का कुछ हद तक लिखना है, वो मैं मार्क करवाता हुआ चलूँगा। अभी मेरे साथ बस रीड करते हुए चलो, ठीक है। However does not apply other assurance। देखो लिखा हुआ है ना, अदर एश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, बस ये ऑडिट पे अप्लाई होता है। इसके बाद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एज ए डिज़ाइन टू असिस्ट ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब क्या कर रहे हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट देख रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। अगर मैनेजमेंट ने, TCWG ने अगर लॉ और कंप्लाइंस नहीं किया, कोई लाइसेंस लेना था लाइसेंस नहीं लिया, या कोई TDS की रिटर्न भरनी थी टाइम पर नहीं भरी, तो उससे आपका क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स पे। अब ये देखो, ये जो पहला ऑब्जेक्टिव है ना, इसको मार्क कर लो। आगे जितने भी आंसर्स आएंगे ना उधर ये लिख के आना पड़ेगा पॉइंट, तो ये याद कर लेना। तो पहला ऑब्जेक्टिव है ऐसे 250 का। पहले ना 250 का नाम अच्छे से याद कर लो, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि बार बार ये कोट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज लॉज एंड रेगुलेशन जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कह रहा है ये, कह रहा है आपको वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं, वो सफिशिएंट, ठीक है, ऑडिट एविडेंस वो इकट्ठे करने हैं जिसका आपका डायरेक्ट इफेक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। और वो मटेरियल भी होता है उसका अमाउंट, और वो डिस्क्लोज भी करना पड़ता है। डायरेक्ट इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो डायरेक्ट इफेक्ट का मतलब है जो आपके डायरेक्टली काम करता है उस पर। जैसे कि आपका TDS का हो गया, TDS का जो प्रोविज़न होता है वो हमारा डायरेक्टली मतलब लगता है। एडवांस टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट होते हैं। अच्छा तो कोई इनडायरेक्ट भी होते हैं? हाँ इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने मान लो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी, ठीक है, वो जर्नल एंट्री मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं थी, तो ठीक है वो इतना मतलब डायरेक्ट नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है ना वो होता है जैसे TDS हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, आपकी EPF की रिटर्न की डेट हो गई, आपने ये नहीं किया, ये तो बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है, ये आपकी मेन कंप्लाइंसेज हैं, ठीक है। तो वो आपका ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा टू परफॉर्म specified audit procedure to help identify instances of non-compliance with other laws and regulations that may help material effect on the financial statement, to respond appropriately on non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulation identified during the audit। मतलब कोई भी आपकी सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस है, ठीक है, वो आपकी ऑडिट में आइडेंटिफाई हो रही है, तो उसको आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आपको कोई भी मतलब
कोई भी नॉन कंप्लाइंस है जो कि मटेरियल इफेक्ट डाल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो चेक करना है, ठीक है। ये यहाँ पर हमें समझ आ गया। लेकिन इसका पहला पॉइंट है जो आपको लर्न करना है, ठीक है, इसको लर्न करने में डाल रहा हूँ मैं, लर्न करना है इसको। सेकेंड और थर्ड पॉइंट पढ़ लेना बस। ये 3 पॉइंट्स यहाँ इन्होंने दोबारा से दे दिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखो, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। ये क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर कंप्लाइंस ऑफ लॉ और रेगुलेशन। भाई मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ बस एक बार। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। देखो आ जाओ ऐसे 240 पे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। आंसर तो आंसर अच्छा आंसर भी है, ओके। अरे नहीं ये तो 240 है, हमें तो 250 करना है ना। एक मिनट बच्चों, ये रहा बस क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आंसर बुक में ही है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसे। तो क्या बोल रहा है देखो, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, तो इसमें बोल रहा है एक सीए जैज़ है, कलर कौन सा है, सीए जैज़ है और वो सीएफओ है। क्या है सीएफओ, देखो इस बात का इंपॉर्टेंस रखना है यहाँ पर। मैं इसको जानबूझ के इस क्वेश्चन को लिखवाया था, वरना मैं लिखवा देता कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट पे, और ये रहा इसका आंसर। मैंने इसका क्वेश्चन लिखवाया है इसलिए, देखो एक सीए है जो सीएफओ है। यहाँ पर बच्चे पता क्या गलती करते हैं, सीए है जो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनते ही ऑडिटर मान लेते हैं उसको। भाई पहले देखो, वो कह रहा है सीए है जो सीएफओ है और वो पीक्यू लिमिटेड लिस्टेड कंपनी में है, पीक्यू लिमिटेड लिस्टेड कंपनी में है। वो कंसर्न है अबाउट द कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, वांट्स टू इम्प्लीमेंट, वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है, वांट्स टू इम्प्लीमेंट सच पॉलिसी एंड प्रोसीजर दैट कैन असिस्ट हिम इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लाइंस। तो मतलब खुद से प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन करना चाहता है भैया नॉन कंप्लाइंस की। वो सीएफओ है, ऑडिटर नहीं है। सीएफओ है तो मतलब मैनेजमेंट का पार्ट हुआ ना, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही यहाँ पर आ जाएंगी। अब लिखा है कि बताओ पॉलिसी और प्रोसीजर्स बताओ जो वो उसको करनी पड़ेंगी सीए जैस को, तो भैया यहाँ तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। अब मैनेजमेंट अगर लॉ एंड रेगुलेशन को प्रिवेंट टू डिटेक्ट करेगा तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आई, मैनेजमेंट की। तो इसका आंसर क्या होगा, आ जाओ आंसर भी करते हैं। अब समझ आ गया क्वेश्चन, देखो वो सीएफओ है, ये याद रखना है, बच्चे यहीं गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ से यहाँ तक मार्क करो इसको, तुम ये लगा लो कि ये है ना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी, और यहाँ तो लिखनी ही लिखनी है, आगे भी आने वाले क्वेश्चंस में भी लिखना है। क्या, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब दोस्त चार्ज के गवर्नमेंट्स टीसीडब्ल्यूजी के अंडर काम करते करते मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करेगा कि एंटिटी की ऑपरेशन कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन और लॉ एंड रेगुलेशन की, मतलब सारे सब कुछ लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखेंगे, उनका काम है ये। इंक्लूडिंग कंप्लाइंस विद प्रोविजन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन दैट डिटरमाइंस द रिपोर्ट अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये भी देखेंगे कि भैया लॉ एंड रेगुलेशन जो भी हैं वो मतलब उनके जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज हुए हैं अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि नहीं, ठीक है। इसके बाद हमें फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हमें कुछ बताने हैं, तो एग्जाम्पल्स इस तरह हैं। सबसे पहले तो है मॉनिटर लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब हमें देखना है कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाई हुई हैं कि नहीं हुई, अप टू डेटेड है कि नहीं है, ताकि हमें है ना कोई भी लीगल इश्यूज ना आए, ठीक है। इसके बाद है एंड इंश्योर दैट ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर डिज़ाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। ये क्या कह रहा है, हमें मतलब वो जो मतलब पूरा का पूरा लीगल मतलब ये जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड डिज़ाइन टू मीट द रिक्वायर्ड, हमें सब कुछ ये लीगली मतलब क्रिएट भी करना है ऐसा एनवायरनमेंट, मतलब लीगली मतलब हमें डिज़ाइन भी करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूट एंड ऑपरेटिंग अप्रोप्रिएटली सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, में हमें अच्छे से अच्छा इंटरनल कंट्रोल बनाना है। अब जैसे मान लो मैंने एक इंटरनल कंट्रोल बना दिया कि भाई मैंने जिम्मेदारियां बांट दी कि ये तेरी जिम्मेदारी है एडवांस टैक्स की, ये तेरी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारियां बांट दी, और मैंने बता दिया कि इस महीने में इस डेट को तुम्हें ये करना है। तो पहले से इंटरनल कंट्रोल मैंने इतना अच्छा बना दिया, ऐसा नहीं कि मैं जैसी डेट आ रही है खुद जाके बताने जा रहा हूँ कि भैया ये देख लिया तुमने, वो कह रहा है सर थैंक यू काम देने के लिए, चलो मैं ये काम कर लेता हूँ। नहीं, मैंने पहले से ही बता के रखा है और फिर मैं पूछ भी रहा हूँ, तो दैट इज अ गुड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। डेवलपिंग पब्लिशिंग एंड फॉलोइंग अ कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक सेट ऑफ गाइडलाइंस मैंने बना दी जो कि हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके बाद है इंश्योरिंग एम्प्लॉयज़ आर प्रॉपर्ली ट्रेंड एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट। भाई हमारे सारे के सारे एम्प्लॉयज़ भी
अच्छी तरह ट्रेंड होने चाहिए। एडवांस टैक्स भरना मतलब उसकी कैलकुलेशन भाई मेरे एम्प्लॉय को आनी चाहिए, नहीं आती तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगा, उसको सिखाऊंगा, ठीक है, बाहर से क्लासेस दिलवाऊंगा, कुछ भी करूंगा, आशीष विजय से हेल्प लूँगा। एक्चुअली मेरे पास आया था एक बार ऐसा काम, मेरे को बाहर से कोई मतलब बंदे ने ऐसे अप्रोच किया था कि सर मेरे को ऐसे ऐसे सीखना है, तो आपकी जो भी फ़ीस है वो मेरे को सिखा दीजिए, मेरे को TDS कंप्लाइंस से सीखनी है। वो किसी कंपनी के उससे था कि उसके अकाउंटेंट को वो सिखाना था, तो आई टॉट दैट। इसके बाद है मॉनिटरिंग द कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट एंड एक्टिंग अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन एम्प्लॉयज़ हु फेल टू कंप्लाई। हमें मतलब ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाना पड़ेगा कि अगर जिस बंदे ने अच्छे से कंप्लाई नहीं किया तो उसके खिलाफ हम क्या एक्शन लेंगे। इसके बाद एंगेजिंग लीगल एडवाइजरी टू एग्जिस्ट अ मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आपको बाहर से अगर किसी की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, लीगल एडवाइसर का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कंपनी का कोई जनरल काउंसिल बना हुआ है, मतलब इंटरनली हमारे पास लॉयर्स हैं, भाई कंपनी के पास खुद के लॉयर्स भी तो हो सकते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल लॉ फर्म से हमने काम लिया तो वो होते हैं हमारे लीगल एडवाइसर्स, तो उनसे असिस्टेंस लेनी है लीगल रिक्वायरमेंट के लिए तो लो। इसके बाद है मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉज एंड रेगुलेशन विच मे एंटिटी कैन कंप्लाई विद इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड रिकॉर्ड ऑफ कंप्लेंट्स। देखो क्या कहना चाह रहा है ये ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है एक तो आपको की अप टू डेट लिस्ट तैयार रखनी पड़ेगी, ठीक है, आपने एक लिस्ट बना रखी है कि इतना मतलब मेरे लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, इस डेट को जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अपना एक है ना कंप्लेंट रजिस्टर भी बनाना पड़ेगा। अगर मान लो आप पे कोई कंप्लेंट कर रहा है तो भाई वो रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि उस पर आपने क्या एक्शन लिया, उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया, ठीक है, एड्रेस कैसे किया, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये भी पढ़ लो, इन लार्जर एंटिटीज देयर पॉलिसी एंड प्रोसीजर में बी सप्लीमेंटेड बाय असिस्टिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ऑडिट कमेटी, कंप्लाइंस फंक्शन। देखो लार्जर एंटिटीज़ में क्या होता है, उधर तो हम ना असाइन कर देते हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कर दिया, इंटरनल ऑडिटर को काम दे दिया कि भाई तू ये लॉ एंड रेगुलेशन देखेगा, ऑडिट कमेटी को हमने बोल दिया तुम ये ऑडिट वो देखोगे, कंप्लाइंस फंक्शन बना दिया। तो उधर तो हम ना फंक्शंस बनाते हुए चलते हैं, उधर तो हम भैया जिम्मेदारियाँ इनको बांटते हुए चलते हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ था। तो ये हमें लिख कर आना है अगर वो क्वेश्चन आ गया तो, जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन हमारा डन, टॉपिक भी डन। इसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। भैया ये टॉपिक तो मैं तुम्हें क्या मक करवाऊँ, मतलब इसमें तो तुम है ना ICAI को तालियां बजाओगे। क्यों कह रहा हूँ मैं बताता हूँ। देखो ICAI यहाँ पर क्या मांग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर से आपको क्या समझ आ रहा है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही ना। आंसर इज़ नो। अच्छा एक मिनट मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा बता दूं इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, अगर किसी बच्चे का डाउट रह जाए। देखो यहाँ पर है ना हमें ये देखना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन को कि जो भी लॉ एंड वो है कंप्लाइंस वो देख पाए रेगुलरली, ठीक है। इसके बाद ऑडिट कमेटी का क्या होता है, ये है ना ओवरसी करेगी फाइनेंशियल्स को और डिस्क्लोजर्स को, ये ओवरसी करती है। तो ये चेक करेगी क्योंकि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एडिक्वेट है, कंप्लीट है और कंप्लाइंस में है लॉ एंड रेगुलेशन से, ठीक है। और कंप्लाइंस फंक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर हम लॉ एंड रेगुलेशन को इंश्योर करते हुए चलेंगे और प्रिवेंट करेंगे कि कोई लीगल इश्यूज़ तो नहीं है, और प्रमोट करेंगे एथिकल बिहेवियर को, ठीक है। ये लिख लेना जो मैंने बोला। अब आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो भैया मैं यहाँ पर क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि देखो जो मैं यहाँ मार्क करवाऊंगा ना वो तो अच्छे से करते हुए चलना, और बता दूंगा कि क्या जनरली क्वेश्चंस में यूज़ होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बताओ, वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने ये आंसर नहीं दे रखा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट की तो मैं कितनी तालियां बजाऊं मेरे को नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, किसी बच्चे ने या किसी टीचर ने ये पढ़ा दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, बच्चा ये सारा पढ़ लेगा, बच्चा अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर बताओ तो वो बच्चा ये आंसर लिख कर भी आ जाएगा जो पढ़ाया। अब ICAI कहेगा नहीं ये आंसर था ही नहीं, ये चाहिए ही नहीं था, तो बच्चे की क्या गलती इसमें। तुम दो ना स्टडी मैट में ये आंसर, अपने उसमें क्यों दे रहे हो मैगजीन्स में फालतू में। पता नहीं ICAI क्यों खेलता है बच्चों के साथ इस चीज़ में, मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है ये चीज़। अब पहले मैं पढ़ा देता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर और ये भी बता देता हूँ कि आंसर्स में कहाँ काम आएगा। आंसर्स को भी सपोर्ट कर रहा है ये, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स, मतलब इसके ना कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें पूरे जो काफ़ी सारे आंसर्स में यूज़ हुए हैं, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला है, यहाँ से लेकर आप पढ़ो एरर्स तक, क्या कह रहा है।
पहली बात, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिवेंट करने में नॉन कंप्लाइंस एंड कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डिटेक्ट नॉन कंप्लाइंस विद ऑल रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन। भैया सबसे पहले तो हमारे आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमें बचा लिया कि भैया हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम नॉन कंप्लाइंस को प्रिवेंट करेंगे, या फिर मतलब प्रिवेंट करेंगे मतलब हम देखेंगे, और ये हमसे एक्सपेक्टेड भी नहीं किया जाता सकता कि ये कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन में मतलब हम वो होंगे, भागीदारी होंगे, ठीक है। इसके बाद है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉड ऑफ फ्रॉड और एरर। भैया फ्रॉड या एरर की वजह से भी अगर कोई मतलब एक मिनट, मतलब फ्रॉड और एरर का यहाँ पर ये पॉइंट दे रखा है कि भैया अगर हमारा तो बस एक काम है जो हमने बार बार बोला है कि भैया हमारा तो रीजनेबल एश्योरेंस देकर आएंगे हम बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो देखो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं ऐसे 200 के अंदर, तो ये तो हमें समझ आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो हमें देखो बाय हार्ट लर्न कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होगा। इसके बाद मैं बस पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं आना नहीं है। ये पढ़ा हूँ, एक मिनट, टू लिमिटेशंस, हाँ ये वाला पॉइंट भी बस लर्न कर लेना क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा। ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द एसए। अब आंसर इज, ये भी हमने इंटर में पढ़ा हुआ है, यही पढ़ा रखा है कि भैया हमारी फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशन रह जाती है, हमारी फिर भी इनहेरेंट लिमिटेशन रह जाती है कि कोई अनअवॉइडेबल रिस्क होगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चाहे हमने ऑडिट प्रॉपर्ली प्लान करी हो और एसएस के अकॉर्डिंग परफॉर्म की हो तब भी हमारा रह ही जाएगा, ठीक है। पता है यही ऐसे हमें बचाता है एक्चुअली ऑडिट में, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो ऐसे 250 ये इंपॉर्टेंट ऐसे है। और फिर आगे चलो आप लोग, ये सब कुछ नहीं पढ़ना, सही सुना आपने। एक मिनट, इसमें है ना एक वो पॉइंट है ओवरराइड द कंट्रोल्स, ये मैं आंसर में करवा दूंगा, डोंट वरी इसको छोड़ दो, मैं ये आंसर में करवा दूंगा। एक्चुअली इसके ना 3 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बाद में करवाऊंगा आंसर। एक मिनट, चलो ऐसा करते हैं हम इसको पहले ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। एक्चुअली इसको है ना मैंने लास्ट बाद में डाला था, 6 के बाद डाला था, लेकिन मेरे को लगता है ये यहीं पढ़ा देना अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर यूज़ तो आ ही गया है इसका। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका इन कंटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर ग्रेटर देन। अच्छा ये पता है क्या है, मैं आपको ना क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार, मैंने लिखा है ये क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 पे, एक मिनट, ये 6 है, 7 ये रहा। देखो क्वेश्चन ये था कि डिस्कस करो वाई पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर ग्रेटर देन नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब क्या कहना चाहता है, अगर मान लो आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट गया जो कि मान लो फ्रॉड से हो सकता है, एरर से हो सकता है, वो ज़्यादा खतरनाक है, ग्रेटर देन ज़्यादा खतरनाक है नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। क्यों? देखो इसका आंसर मैं वैसे अभी अपने है ना लेमन लैंग्वेज में दे देता हूँ, इसके बाद हम इसका आंसर पढ़ेंगे और इसके बाद ये 1 2 3 पॉइंट्स जो हैं ये बुक में से कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो आपसे मान लो कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट गया फ्रॉड और एरर की वजह से, यार देखो फ्रॉड है ना वो जानबूझ के किया जाता है, आपसे कोई जानबूझ के किया हुआ फ्रॉड का अगर मान लो कोई पॉइंट छूट गया ऑडिट में, क्या वो खतरनाक नहीं होगा? ऑब्वियसली खतरनाक होगा। लेकिन आपसे मान लो कोई नॉन कंप्लाइंट छूट गई तो क्या वो खतरनाक होगी? नहीं यार। मान लो नॉन कंप्लाइंस कुछ भी हो सकती है, कोई लाइसेंस नहीं लिया, वो इतना खतरनाक नहीं है, वो तो गलती से नहीं लिया, उनको भी नहीं पता था लॉ के बारे में, नहीं लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन भैया जो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड में यहाँ पर घपले हो रहे हैं अच्छे तगड़े लेवल के, तो वो आपसे अगर छूट गया था तो वो ज़्यादा खतरनाक है। समझ गए आप? अब देखो आंसर देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ओइंग टू द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ, पहले तो आपको अपना ही वो बताना है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था ना पॉइंट, सेम टू सेम पॉइंट पूरा उतार देना, ठीक है। ये जो मैंने अभी स्टडी मैट में पढ़ाया था सेकंड वाला पॉइंट, मैं बोल रहा था ना आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होगा, वो यही है, ये रहा यूज़ हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चंस की लाइन लिखना कि ये ग्रेटर देन है, फिर रीज़न बताना उसका। अच्छा रीज़न क्या है, ये रहा रीज़न हमारा, ये रहे 3 पॉइंट्स। क्या क्या रीज़न है ध्यान से देखो, देयर आर मैनी
देयर आर मैनी लॉ एंड रेगुलेशन, देखो कह रहा है कि काफ़ी सारे लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल टू ऑपरेटिंग एक्सपेक्ट होते हैं एंटिटी के, लेकिन वो टिपिकली है ना इफेक्ट नहीं डालते फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। मतलब लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जो बहुत छोटे मोटे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे लाइसेंस नहीं लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई असर डालेगा क्या? कुछ भी असर नहीं डालेगा, बहुत छोटी मोटी बात है। ऐसे ही ये देखो, नॉन कंप्लाइंस मान लो कोई हुई है, लेकिन है ना कई जगह पर क्या होता है, नॉन कंप्लाइंस है ना आपकी मतलब जानबूझ के भी हो सकता है, इन्वॉल्व कंसील्ड, जानबूझ के हो सकता है, कॉल्यूजन हो सकता है, चीटिंग, फ्रॉडजरी और डेलिबरेटली फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, आपने ट्रांजैक्शन जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं करी, मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल ओवरराइड किया, इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन किया, ऑडिटर बीइंग मेड टू द ऑडिटर, ऑडिटर को इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन दिखाया गया। तो यहाँ पर भी मतलब नॉन कंप्लाइंस खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन देखो वेदर एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नॉन कंप्लाइंस, वो अल्टीमेटली मैटर होगा लीगल डिटर्मिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। देखो जो असलियत में लॉ में लिखा है ना वही आपका मतलब नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खुद से सोच रहे हो कि भैया जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट किसी ने जंप कर दी, ठीक है, आप कह रहे हो भैया नॉन कंप्लाइंस हो गया, नॉन कंप्लाइंस हो गया। क्या ये कंपनी की नॉन कंप्लाइंस उसमें लॉ में लिखा हुआ था कि अगर मान लो जो वहाँ का मैनेजमेंट है उसने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी तो भाई कंपनी जिम्मेदार होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पर्सनल है। चलो ये मैंने एग्जांपल वैसे गलत दिया है यहाँ पर, ये नहीं है आंसर। आंसर ये है कि मान लो कोई गलत चीज़ आपने करी है, आपने कुछ एथिकली सही नहीं किया, झूठ बोल दिया, कुछ और किया, क्या ये नॉन कंप्लाइंस है? नहीं है ना नॉन कंप्लाइंस। क्या आपने हाँ ये ट्रैफिक सिग्नल वाली भी ले ले तोड़ दिया, आपने नॉन कंप्लाइंस किया पर्सनल उस पर, क्या ये कंपनी के उस पर हो? नहीं। तो कंपनी के उस पर जो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करता है, जो डिटरमाइन करता है, वही नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या लिखा हुआ है, मैंने जो समझाया था आंसर वो अलग था। समझ आया अब आईसीआई क्या करता है? आईसीआई ने क्वेश्चन क्या पूछा, आपकी मटेरियल स्टेटमेंट खतरनाक होंगी, मिस स्टेटमेंट जो आपने नहीं ढूंढी वो खतरनाक होंगी लॉ एंड कंप्लाइंसेस से। आंसर क्या लिखा हुआ है? पहले पॉइंट में लिखा हुआ है नॉन कंप्लाइंस जो होगा लॉ का वो कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरे में कहता है कि भैया नॉन कंप्लाइंस खतरनाक भी हो सकता है। तीसरे में कहता है वही नॉन कंप्लाइंस माना जाएगा जो कोर्ट ऑफ लॉ में बोला गया होगा। क्या बोलना चाहता है, क्या आंसर देना चाहता है यहाँ पर आईसीआई? याद तो देखो करना ही पड़ेगा, लिख के भी यही आना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन भैया बोलना क्या चाहता है इसे मेरे को नहीं समझ आया, लेकिन भाई करना तो देखो यही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि असलियत में ना सच बताओ ना, आंसर जो है ना वो अपनी जगह ठीक है, इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका ही गलत है। सच बता रहा हूँ, आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए था, जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर कुछ और बनता है, मेरा ये कहना है। और मैं इस चीज़ में पूरा मतलब दावे के साथ बोल सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। देखो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहले तो होता है डायरेक्ट इफेक्ट वाले चीज़ें। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेटिंग टू जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसके लिए ऐसी कंप्लाइंसेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। इसके अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू दोज लॉज एंड रेगुलेशन विच डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ठीक है, मैंने आपको बताए थे कुछ एग्जांपल। डायरेक्ट वाले कौन से होते हैं, जैसे एडवांस टैक्स का कंप्लाइंस हो गया, टीडीएस का कंप्लाइंस हो गया। ये जो डायरेक्ट नहीं होते इनका एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कोई जर्नल एंट्री आपने गलत कर दी, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आपका वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट डाल भी सकती है, नहीं भी डाल सकती। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ पढ़ो, फॉर द कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन रिकॉग्नाइज्ड टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट। जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा ना उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जुटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये याद कर लेना भैया, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट आपको काफ़ी आंसर्स में लिख के आना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि डायरेक्ट वाले में क्या करना होता है, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी लेना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि टीडीएस की सही से कंप्लाइंस हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, किस किस डेट को टीडीएस जमा करवाया है, एडवांस टैक्स की सही से कंप्लाइंस हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर लॉज हैं, अदर लॉज में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन उनकी कंप्लाइंस जो है ना वो ज़रूरी है बिजनेस के लिए। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिमिटेड होगी टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लाइंस विद द दोस में हैव मटेरियल इफेक्ट। मतलब तभी आपको उस पर नॉन कंप्लाइंस पे काम करना है अगर वो मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल
इफेक्ट डाल रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो ही। जैसे मान लो कोई लाइसेंस नहीं लिया ठीक है यार, इतना सॉरी लाइसेंस नहीं, यहाँ पर जर्नल एंट्री मान लो कोई गलत कर दी प्रोविजन गलत बना दिया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इतना कोई असर नहीं डाल रहा। लेकिन मान लो आपने कोई जर्नल एंट्री बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट कर दिया है, प्रोविजन भी बहुत मेजर अमाउंट का था जो गलत कर दिया है, लिटिगेशन से रिलेटेड प्रोविजन लिया ही नहीं है, तो भैया यहाँ तो मटेरियल इफेक्ट होगा और वहाँ पर ऑडिटर को मतलब नॉन कंप्लाइंस का लिए अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो वहाँ पर फिर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा नहीं करेगा वो उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ही करना है। इसके बाद आ जाओ, तो ये वाला पॉइंट भी आपको पेपर के लिए करना है, मतलब आंसर्स में अभी यूज़ होगा, मैं करवाऊँगा, तो आपको ये लर्न करना है बाय हार्ट, ये दोनों भी ऐसे। और अभी मैं वो वाला क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें ये सब लिखना ही नहीं है। एक और पॉइंट पढ़ लो, ये भी क्वेश्चंस में आएगा। एज अ पार्ट टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड इंडस्ट्री और सेक्टर विच एंटिटी ऑपरेट। तो आपको एज अ ऑडिटर क्या क्या काम करना पड़ेगा? एक तो जहाँ एंटिटी ऑपरेट कर रही है उससे रिलेटेड लीगल और फ्रेमवर्क की आपको जानकारी होनी चाहिए, हाउ एंटिटी इज़ कंप्लाइंग इन फ्रेमवर्क, और आपको पता करना पड़ेगा कि एंटिटी उस फ्रेमवर्क में कैसे काम कर रही है। ठीक है, auditor shall perform following audit procedure to help and identify instances of non-compliance with other laws and regulation that may have material effect on the financial statement। जो other laws and regulation है उनका कोई material effect अगर पड़ रहा है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आपको क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। तो देखो, आपको एक तो इंक्वायरिंग टू द मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी जहाँ भी अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको इंस्पेक्ट भी करना पड़ेगा रेलिवेंट लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, बस इतना पढ़ लो। ठीक है, मैं भी बताता हूँ इसका यूज़ का है। यूज़ नहीं भी होगा तो आप इसको बस रीड करके रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने रीड करवा दिया। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा सा ऊपर होगा, अभी तो 4 ही आया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक है ना ऑडिटर है, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कर रहा है। यहाँ पर बात आएगी हमारी, इंश्योरेंस कंपनी की बात आ गई तो देखो यहाँ पर है ना अदर लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, और अदर लॉज एंड रेगुलेशन के लिए हमने कौन सा पॉइंट पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था अभी। ये रहा, ये देखो, ये रहा अदर लॉज एंड रेगुलेशन। सॉरी ये क्या किया मैंने, हाईलाइटर का है। हाँ, ये रहा अदर लॉज एंड रेगुलेशन के लिए हमने ये पॉइंट पढ़ा था। और ये देखो, ये बोल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी की। देखो ऐसे पहचानना पड़ता है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आपको जो मुश्किल आती वो मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी की हम ऑडिट कर रहे हैं। उधर है ना जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्च किया हुआ है, क्यों? क्योंकि भैया उनको ना कोई फिक्टिशियस इनवॉइस मिले थे 50 करोड़ के, तो उन्होंने सर्च वारंट निकाल रखा है और सर्च कर रहे हैं अभी। और जीएसटी डिपार्टमेंट ने ना आईआरडीआई को भी इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा, आईआरडीआई होता क्या है? आईआरडीआई मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी, जो इनका मतलब वो होता है, इंस्टीट्यूशन होता है इंश्योरेंस कंपनी का। तो उसको भी जीएसटी डिपार्टमेंट ने बता दिया कि भैया ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने घपला कर रखा है, तू बता तेरे को क्या करना है, तेरे को जो करना है बता। क्योंकि इंस्टीट्यूट को बताना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर मान लो किसी सीए के खिलाफ एक्शन लिया तो वो आईसीआई को बताएगा, वैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी उनके इंस्टीट्यूट को बता दिया जो इंश्योरेंस कंपनी का होता है। अब पूछा है कि ऑडिटर्स की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो भैया अभी तक हमने जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी है पढ़ी हैं वो नहीं लिख के आनी है हमें। एंड आउटलाइन करो बिलीफ इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉसिबल नॉन कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, हम वो भी बता देते हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे ही पूछा ना तो हमारा सारा ध्यान किस में गया, हमने कहा कि ये देखो ये रहा, ये हमने अदर लॉज एंड रेगुलेशन पढ़ा था, तो हम ये लीगल फ्रेमवर्क बता देंगे, ये बता देंगे, है ना। आंसर इज़ नो, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताना है, ना आपको ये सब बताना है। तो आंसर इज़ फिर बताना क्या है? देखो यहीं आईसीआई खेल रहा है आपसे, आईसीआई को पता नहीं क्या मज़े आ रहे हैं। आप देखो आईसीआई ने जो आंसर दे रखा है हम वही लिखेंगे, हम बाहर नहीं जा सकते उसके। तो आंसर क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें बता रहा है आईसीआई कह रहा है देखो, ऑडिटर बिकेम अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन और हैज़ इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिगेशन अबाउट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑडिटर को मतलब पता चल गई, इन्फॉर्मेशन है। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ तो इंडिकेशन है नॉन कंप्लाइंस के लॉ एंड रेगुलेशन को। देखो
अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी सर्च कर रही है, उनका है कि फेक इन्वॉइसेस 50 करोड़ के उनको मिले हैं, क्या पता वो फेक हो ही ना। तो भैया ऑडिट डिपार्टमेंट अगर सर्च कर रही है मेरे क्लाइंट पर, तो यहाँ से मेरे को एक पता चल जाता है कि हो सकता है मेरा क्लाइंट, देखो यहाँ लिखा होगा मे आ गया ना, यहाँ मे का क्या मतलब, हो सकता है कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर नॉन कंप्लाइंस तो किया है लॉ एंड रेगुलेशन का, ठीक है। फिर हमें समझाना है इन दिस केस, तो पूरा जो केस है ना आप पूरा का पूरा लिख दोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि देखो वॉयलेशन अगर हमने IRDAI के रेगुलेशन का किया है हमारी इंश्योरेंस कंपनी ने, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा कि आपके पास फाइन्स लगेंगे, आपके ऊपर केसेस लगेंगे, लिटिगेशन लगेंगी एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ेंगे एंटिटी को, जिसकी वजह से ये मटेरियल इफेक्ट डालेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। भैया देखो अगर ऐसे किसी के इसमें 50 करोड़ का आपने कोई घपला किया है, फाइन्स लिटिगेशन जो भी लगेंगे, कोई अदर कॉन्सिक्वेंसेज लगेंगे, ऑब्वियसली वो मटेरियल इफेक्ट डालेंगे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया याद हो जाए तुम्हारे दिमाग में, पता है। अब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि थर्ड पॉइंट है इस आंसर का, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से काम आएगा, इसलिए मैं बस मार्क करवा रहा हूँ अभी के लिए, याद रखना है इसको, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बोलूँ तो यहाँ से लिखना है। If auditor became aware of information concerning an instance of non-compliance or suspected non-compliance, the auditor shall obtain। अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई नॉन कंप्लाइंस हुई है, सस्पेक्टेड है, या फिर उसको मिल गया है कि नॉन कंप्लाइंस सच में हुई है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो वो अंडरस्टैंड करेगा नेचर ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट किया है नॉन कंप्लाइंस का कंपनी ने, उसका पहले तो नेचर समझेगा, उसके सर्कमस्टांसेस देखेगा कि वो किस सर्कमस्टांसेस में हुए हैं, अकर्ड किस सर्कमस्टांसेस में हुए हैं, एंड फर्दर इंफॉर्मेशन लेगा ताकि वो इवोलेट कर सके पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसके लिए वो फर्दर इवोल्यूशन करेगा, ठीक है। अगर ऑडिटर सस्पेक्ट, ऑडिटर को शक है नॉन कंप्लायंस का, ही शैल डिस्कस विद, हम मैनेजमेंट और TCWG से डिस्कस कर लेंगे कि देखो हमें शक है कि ये नॉन कंप्लायंस हुआ है। इफ़ मैनेजमेंट एंड TCWG डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, अगर मैनेजमेंट और TCWG ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। एंड ऑडिटर के जजमेंट से ऑडिटर को लगता है कि भैया नॉन कंप्लाइंस जो है वो मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो हम क्या करेंगे, लीगल एडवाइस ले लेंगे। ये पॉइंट अच्छे से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कह रहा है कि भैया अगर मान लो TCWG ने भी हमारी मतलब हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमने बोला कि देखो मेरे को नॉन कंप्लाइंस लग रही है आपके इसकी TDS की, या फिर मान लो कोई लाइसेंस है, हमने कहा कि ये लाइसेंस से रिलेटेड हमें नॉन कंप्लाइंस लग रही है, आपको लेना चाहिए था। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि भैया देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं लेना चाहिए था। तो मैंने कहा था ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था लाइसेंस। तो TCWG मैनेजमेंट में कहा कि अरे हम कह रहे हैं ना ज़रूरत नहीं है, तो हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे आपको। तो मैं क्या करूँगा फिर वहाँ उस केस में, अगर मुझे लग रहा है कि ये मटेरियल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, देखो मुझे लग तो रहा है कि ये लाइसेंस जो है लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल तो है, तो मैंने क्या किया, मैंने लीगल एडवाइस ले ली, ठीक है। इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, अगर हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, ऑडिटर शैल इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन ऑडिट ओपिनियन। फिर वो अपनी ये जो उसको ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SAAE, ठीक है। आगे का आने क्वेश्चंस में मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को SAAE लिखूंगा। तो अगर नहीं मिला ना तो हम ऑडिटर ओपिनियन को फिर चेंज कर देंगे, फिर क्लियर की जगह हम डिस्क्लेमर देकर आएंगे, वहाँ पर डिस्क्लेमर में हम एडवर्स बता के आएंगे, या फिर क्वालिफाई करेंगे अपनी रिपोर्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ओपिनियन में चेंजेस करेंगे अगर हमें गलत लगा तो। इसके बाद देखो, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है? मैं बताऊँ ये नेक्स्ट टॉपिक मत पढ़ो, या फिर रीड कर लेना, ऑडिटर्स प्रोसीजर इन नॉन कंप्लाइंस विद आइडेंटिफाई सस्पेक्ट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। ये देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, ये इन्फॉर्मेशन, ये इसी क्वेश्चन में तो पढ़ाया था। तो ये वही है कि अगर आपको कोई शक है नॉन कंप्लाइंस का, नॉन कंप्लाइंस आपको लगता है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए थे, और ये वाला अगर आप पॉइंट पढ़ोगे तो ये वो लीगल एडवाइस वाला आपको मिल जाएगा कि आप डिस्कस करोगे, फिर अगर आपको फिर भी नहीं मिले तो फिर आप लीगल एडवाइस लोगे, ठीक है। वो वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद ये वाले पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लो। इफ़ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में काम आएगा। क्या बोल रहे हैं,
अगर आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सफिशिएंट नॉन कंप्लाइंस नहीं मिला है तो ऑडिटर शैल इवेल्युएट द इफेक्ट, ठीक है, ये ओपिनियन यहाँ तक तो मैंने आपको करवा ही दिया था। अब ये थर्ड क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, द ऑडिटर शैल इवेल्युएट इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद अदर एस्पेक्ट ऑडिट इंक्लूडिंग ऑडिटर रिस्क एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, तो वो अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार, फिर हम इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा से। एक CA था, मान लो CA आशीष है, वो ऑडिट कर रहा है KM प्राइवेट लिमिटेड की। ड्यूरिंग ऑडिट हमें पता चला कि भैया नॉन कंप्लाइंस है या हमारा शक है नॉन कंप्लाइंस के ऊपर लॉ एंड रेगुलेशन में। ठीक है, तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर बताओ टू बी फॉलोड व्हेन नॉन कंप्लाइंस इज आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड। मतलब असलियत में आपसे है ना क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर पूछा है कि आपके क्या ऑडिट प्रोसीजर्स रहेंगे। तो यहाँ पर पता है एक बात मैं आपको बताता हूँ, अब इसने पूछ लिया, यहाँ पर बच्चा गलती कर जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, तो ऊपर जो आपको मैंने वो पढ़ाया था ना पूरा, तो थर्ड पॉइंट से आपको लिखना शुरू करना है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना यहाँ से, कि ऑडिटर को बिकम अवेयर हो गया, ठीक है, कि आपकी नॉन कंप्लाइंस है, तो ऑडिट क्या क्या करेगा, ऑडिटर क्या क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा नेचर ऑफ द एक्ट की, सर्कमस्टांसिस देखेगा, फर्दर इवैल्यूएशन करेगा। ठीक है, इसके बाद ये आपको ये लीगल एडवाइस वाला पॉइंट भी लिख देना है, इसके बाद ये ऑडिटर्स ओपिनियन वाला पॉइंट भी लिख देना है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और लिख देना है, वो ये अप्रोप्रिएट एक्शन वाला जो कि बुक में है। देखो सब कुछ बुक में है, फिर भी मैंने बार बार लिख कर आपको फिर लिखवाया है, क्यों, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप भी लिख करके प्रैक्टिस करो। ये क्या बोल रहा है, ये वही बोल रहा है जो मैंने अभी लास्ट पॉइंट बताया कि ऑडिटर इवेल्युएट करेगा इम्प्लीकेशंस को, कि नॉन कंप्लाइंस की क्या इम्प्लीकेशंस हैं ऑडिट पर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। और फिर देखेगा ऑडिटर रिस्क देखेगा, कि रिस्क असेसमेंट देखेगा, रिलायबिलिटी देखेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, जो भी मैनेजमेंट से हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिया है जहाँ पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि भैया कंप्लाइंस की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा काम है, ठीक है, तो वो हमें एक बार चेक कर लेना है और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अगर देखो कोई एक्शन लेना है, हम बोलेंगे कि भैया देखो मैनेजमेंट यहाँ तुम्हारी गलती थी तो हम वो बता के आएंगे, तो हम उसको बताएंगे। हम अगर कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है कि कोई फ्रॉड हुआ है जो 1 करोड़ से ऊपर का है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। तो जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो हम उसको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाओ, देखो अब क्या हुआ, अब हमारी बात हो रही है इसकी रिपोर्टिंग टू आइडेंटिफाई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लाइंस। अब हमारे शक है नॉन कंप्लाइंस पे, तो अगर कोई भी नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो हम TCWG को बता के आएंगे। TCWG मतलब डायरेक्टर्स को। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, तो आप एक बार रीड कर लेना, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार रीड कर लेना। कोई क्वेश्चन इसका नहीं है, बट रीड कर लेना, कभी क्वेश्चन लग गया तो क्या कह रहा है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है और वो बिलीव करता है कि ये इंटेंशनल मटेरियल है, एंड वो कम्युनिकेट करेगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। ठीक है, अगर ऑडिटर को डाउट है कि मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज TCWG इसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को बताएगा। अगर उसको इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर सच में कोई नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है, देखो पहली बात तो TCWG कौन होते हैं, TCWG हमारे होते हैं डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर से ऊपर भी कोई अगर है नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, तो हम उसको बताएंगे। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर नो सच हायर अथॉरिटी एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, हमको फिर लीगल एडवाइस लेंगे। ठीक है, एक है ना यहाँ पर वो भी लिखा होगा, अनश्योर एज टू द पर्सन टू होम रिपोर्ट। अच्छा, ये अनश्योर हम कैसे हैं, ये हमारे अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हमने ऑडिट किया है या अभी ऑडिट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम अनश्योर हैं कि यहाँ पर भैया कोई और लीगल अथॉरिटी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लीगल एडवाइस ले लेंगे। लीगल अथॉरिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी नहीं है, तो हम लीगल एडवाइस ले लेंगे। इसके बाद क्या पॉइंट है, इसके बाद आ जाओ, इसके बाद है रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लाइंस इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटमेंट। अब हम नॉन कंप्लाइंस को अपनी रिपोर्ट में लिख के आ जाएंगे। देखो इसको ध्यान से करना, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं ICAI द्वारा। मैं इसके ऊपर कितने क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं बताऊं, मैं इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है। इफ़ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट नॉन कंप्लाइंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर को लगता है कि भैया नॉन कंप्लाइंस की वजह से मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और वो एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मतलब मैनेजमेंट उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा रहा है उस नॉन कंप्लाइंस को, पहली बात तो मैनेजमेंट दिखाएगा ही क्यों, तो ऑडिटर क्या करेगा,
SA 705 के तहत क्वालिफाई करेगा या एडवर्स ओपिनियन डाल देगा, ठीक है, तो ये मार्क कर लो, क्वालिफाई कर देगा या एडवर्स ओपिनियन डाल देगा अपनी रिपोर्ट पे, ठीक है, ये तो समझ आ गया हमें। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय द मैनेजमेंट, प्रिक्लूडेड मतलब मैनेजमेंट ने ऑडिटर को मना कर दिया और दोज चार्जेस गवर्नमेंट ने मना कर दिया फ्रॉम ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, भैया मतलब ऑडिटर कोई सफिशिएंट ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहता था, लेकिन है ना मैनेजमेंट ने उसको मना कर दिया कि भैया तू नहीं ले सकता, एक मिनट, तो उसको मना कर दिया, तो यहाँ पर भी मतलब ऑडिटर है वो एक्सप्रेस करेगा अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो क्वालिफाइड वहाँ करके आएगा जहाँ पर मतलब मटेरियल मिसस्टेटेड है, लेकिन डिस्क्लेमर वहाँ दे के आएगा जहाँ पर वो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो परवेसिव भी है, मतलब पूरी कंपनी पे अप्लाई होती है, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में भी डिटेल में बताऊँगा, अभी भी मैंने शॉर्ट में बता दिया, 705 में भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, वहाँ तो और एग्जांपल्स दूंगा, यहाँ मैं बड़ा मोटा मोटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लग जाएगा ऐसे 705 के तहत, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है, यहाँ से पढ़ो, इफ़ ऑडिटर इज अनेबल टू डिटरमाइन वेदर नॉन कंप्लाइंस हैज अकर्ड because of limitation imposed by the circumstances rather than management or those charged with governance, तो auditor shall leave the effect of audit opinion in accordance with 705, ये भी सही है, ठीक है। अगर हम नॉन कंप्लाइंस ही नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, अनेबल टू डिटरमाइन वेदर द नॉन कंप्लाइंस हुआ है, क्योंकि हम पे लिमिटेशन इम्पोज कर दिए, तब भी हम अपना 705 लगा के आएंगे, तब भी हम एडवर्स रिपोर्ट, अगर नहीं हमने कोई सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस पाया है तो हम डिस्क्लेमर लगा के आ जाएंगे, ठीक है। और परवेसिव नहीं था तो फिर हम क्वालिफाई करके आएंगे रिपोर्ट को। एक बार शॉर्ट में बता दूँ ये जल्दी से क्वालिफाई और ये वाला, तो मैं बता देता हूँ। देखो अगर आपका कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होता है और वो परवेसिव है तो आपका लगता है एडवर्स, और अगर वो परवेसिव नहीं है तो आपका लगता है क्वालिफाई। लेकिन अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है जिसमें आप सब्सटेंशियल ऑडिट एविडेंस नहीं गैदर कर पाए, तो यहाँ पर परवेसिव है तो लगता है डिस्क्लेमर, और परवेसिव नहीं है तो लगता है क्वालिफाई, ठीक है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन होती है ऐसे 705 में। मैंने मोटा मोटी जनरली शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो इस पे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले है ना हम ये छोटा सा पॉइंट और पढ़ लेते हैं, या चलो छोड़ो, हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही कर लेते हैं पहले, कि हम अपनी 705 को कैसे वो करके आएंगे, मतलब 705 कैसे लगा के आएंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, एक CA आनंद है, वो ऑडिट कर रहा है एक कंपनी की जहाँ पर उसको ना चाइल्ड लेबर मिली। आपको क्वेश्चन बहुत लंबा दे रखा होगा, मैंने जल्दी शॉर्ट में बता दिया कि उसको चाइल्ड लेबर मिली है। फिर उसने है ना मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट ने बोला कि तू चुप कर, तेरा काम है यहाँ पर ऑडिट करना, ये तेरी आउटसाइड द स्कोप है, तू इसके ऊपर नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हम क्या यहाँ आंसर लिख कर आएंगे, हम पहले ऐसे 250 को बता के आएंगे, 250 का वो लाइन लिख कर आएंगे कि ये ऑडिट पे होता है लॉ एंड रेगुलेशंस के लिए। फिर हम बताएंगे कि देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रिवेंट और नॉन कंप्लाइंस में, ये वही वाला पॉइंट आ गया जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर वाले में स्टडी मैट में पढ़ाया था मैंने आपको। तो डिटेक्ट द नॉन कंप्लाइंस इन ऑल रेगुलेशन, ठीक है। फॉर कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दोज रेगुलेशन जनरली रिकॉग्नाइज टू हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द कंप्लाइंस ऑफ सच लॉ एंड रेगुलेशन। अदर लॉ एंड रेगुलेशंस जहाँ पर हमारा डायरेक्ट नहीं है वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिट प्रोसीजर डालना ताकि हमारी हेल्प हो सके नॉन कंप्लाइंस विद दोज लॉ एंड रेगुलेशन जो कि मटेरियल इफेक्ट डाल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो ये तो हमें स्टडी मैट में जो पढ़ा था वो हमने तीनों पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये डायरेक्ट वाला हो गया, एक ये अदर लॉ एंड रेगुलेशन हो गया, ठीक है। तो अदर ये हम तीनों लिख दिया। फिर हम इन दिस केस का पूरा केस समझा के आएंगे कि यहाँ पर हमारा क्या नाम है, मतलब पूरा केस समझा के आएंगे कि पूरा का पूरा हमें लिख के आना पड़ेगा कि देखो यहाँ पर चाइल्ड लेबर हो रहा था, ये हो रहा था और हमें ऐसे ऐसे लगता है।
सच रिप्लाई बाय मैनेजमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और मैनेजमेंट में हमने क्या रिप्लाई किया वो भी हमें यहाँ लिख कर आना है कि मैनेजमेंट ने हमें बोला कि भैया ये तुम्हारी स्कोप से बाहर है तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए। तो मैं बोलूँगा क्योंकि भैया ये मैनेजमेंट का ये रिप्लाई एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, ये मटेरियल इफेक्ट डालेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अब हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन क्या लिखना है? ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई पीनल प्रोविजन है इसके खिलाफ, तो आंसर इज है, असलियत में तो है। तो ऑडिटर यहाँ पर इंश्योर करेगा कि क्या कोई पीनल प्रोविजन है चाइल्ड लेबर के लिए, नॉन कंप्लाइज विद सच लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है, डिस्क्लोज बाय द कंपनी हैज़ बिन ड्यूली डिस्क्लोज, जो कि डिस्क्लोज करना चाहिए था कंपनी को। इफ़ ही कंक्लूड्स दैट नॉन कंप्लाइंस की वजह से कोई मटेरियल इफेक्ट डालता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, देखो चाइल्ड लेबर डालता तो है, ये डिस्क्लोजर में आना चाहिए लेकिन ये नहीं आया है, ठीक है, वैसे भी इसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है, और जेल भी जाना पड़ता है जिसने चाइल्ड लेबर को रखा। चाइल्ड लेबर इंडिया में अपराध है। तो इसके और ये अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो हम क्या करेंगे, हम एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन डाल के आएंगे यहाँ पर। मतलब नहीं है भैया ऑडिट हमने कंपनी ने कितना अच्छा काम किया हो, हम क्लीन रिपोर्ट नहीं दे के आएंगे यहाँ पर, हम भैया एडवर्स और क्वालिफाई करके आएंगे रिपोर्ट को कि भैया कंपनी ने काम को गलत किया है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट कर रहा है कंपनी की, ठीक है। पहला पॉइंट है, एक है ना पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है हाई कोर्ट पे एक कंपनी के एक ऐसे प्लांट पर जो कि एलिफेंट कॉरिडोर में हमने बना रखा है। अब कंपनी ने क्या किया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज ही नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि 75% ऑफ प्रोडक्शन है ना इसी प्लांट से आती है। अब हमें यहाँ कुछ ना कुछ समझ आ गया, हमने देर को क्वेश्चन पढ़ते हैं ना दिमाग में पहले ये लगा लो कि ये आंसर होगा क्या। सबसे पहले तो हमारा यहाँ दिमाग घुमा किस चीज़ में, हमने कहा कि भैया देखो एक तो इनका कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गई बात, लॉ एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बात आ गई। फिर हमने कहा एलिफेंट कॉरिडोर में इन्होंने बना दिया, अब इन्होंने क्या किया, ये लिटिगेशन जो चल रहा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई नहीं, अभी भी लॉ एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट, मतलब हमारा पेंसिल रेड SA-250 तो हमारा यहाँ पर आ ही गया। फिर हमने कहा 75% प्रोडक्शन है ना इसी प्लांट से आती थी, तो हमारा यहाँ पर है ना ऐसे गोइंग कंसर्न से रिलेटेड भी दिमाग में आ गया, मतलब दिमाग में रखो। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारी ऑडिट जो थी वो नियर कंप्लीशन के उसमें चल रही है, हाँ ठीक है, ऑडिट हमारी होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। एक मिनट इसको ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑडिट भी हमारी होने वाली है। अब जो हमारा ऑडिट पार्टनर है ना, अरे ये हुआ क्यों नहीं, चलो छोड़ो, जो हमारा ऑडिट मिल गया, जो हमारा ऑडिट पार्टनर है ना वो कह रहा है कि अरे छोड़ना, हमें क्या करना, इनका हाई कोर्ट में पेंडिंग लिटिगेशन तो चल ही रहा है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना। ऑडिट पार्टनर मतलब मेरा पार्टनर कह रहा है, एज अ ऑडिटर मेरा पार्टनर कह रहा है, लेकिन हमारी ऑडिट टीम कह रही है कि नहीं भैया अगर ये गलती से केस हार गए ना तो भैया इनको बैंक्रप्सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया 75%, तो हमारा यहाँ पर है ना गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट, गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट कौन सा होता है, ऐसे 570 होता है शायद, अभी हम आगे देख लेंगे। तो 570 वाला हमारा यहाँ पर आ ही रहा है ऐसे, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न यहाँ पर हमारा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर केस हार गए तो यहाँ तो बैंक्रप्सी हो जाएगी, 75% तुम्हारा इस प्लांट से आता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया बताओ, CA feels that situation required from the auditor and indication report whose views seem appropriate। आपको किसके व्यू सही लग रहे हैं? देखो ऑडिट पार्टनर क्या बोल रहा है, हमारी ऑडिट टीम क्या बोल रही है, तो अकॉर्डिंग टू ऐसे बताओ। तो पहले तो हम बताएंगे ऐसे 250 क्या कहता है, उसका नाम लिख देंगे। फिर हम बताएंगे कि ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द नॉन कंप्लायंस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट बीन एडुकेटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल रिपोर्ट। हम ऐसे 205 यहाँ पर बताएंगे। ऐसे 205 क्या कहता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन हम यहाँ पर देकर आएंगे अपनी, ठीक है। अगर हमें नॉन कंप्लायंस लगता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल इफेक्ट कर रहा है और ये एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दिखाया भी नहीं गया इसको, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दे ही दिया था ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद है इन दिस केस, हम पूरा केस समझा के आएंगे, बैंक्रप्सी वाला पॉइंट भी लिख कर आएंगे, ठीक है। आपको पूरा केस भी समझाना है और बैंक्रप्सी भी लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद है द नॉन डिस्क्लोजर, आपका जो भी नॉन डिस्क्लोजर हो रहा है, एक मिनट,
आपका जो भी नॉन डिस्क्लोजर हो रहा है, सिग्निफिकेंट मैटर वुड हैव मटेरियल एंड परवेसिव इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पर लिख कर आओगे कि भैया ये जो नॉन डिस्क्लोजर हो रहा है ना, ये मटेरियल इफेक्ट भी डाल रहा है, परवेसिव इफेक्ट भी डाल रहा है। 75% है भैया, हाँ, पूरी उसका प्लान का, ठीक है, वहाँ से ही आता है। इसके बाद हम बता के आ रहे हैं, जो हमारा ऑडिट पार्टनर है ना, उसका सजेशन भैया गलत है, ठीक है। उसका सजेशन हमारे ऐसे 205 और 250 और 705 से मैच ही नहीं कर रहा है, वो डिफरेंट अप्रोच दे रहा है हमें। ऐसे 250 और 200 705 हमें डिफरेंट अप्रोच देते हैं। ऑडिटर शुड एक्सप्रेस इधर क्वालिफाइड, या तो हम क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे या यहाँ हम एडवर्स रिपोर्ट दे के आएंगे। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट दे के आएंगे वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, इस नॉन डिस्क्लोजर की वजह से ये भी बता दिया। इसके बाद है हमारा कि फर्दर अबव पॉइंट, एक मिनट, येलो ही ले लेते हैं। फर्दर अबव सिचुएशन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग, हमने गोइंग कंसर्न भी यहाँ पर हमने बता दिया। हमने ऐसे 700 देखो 570 ही था ना गोइंग कंसर्न का, वो भी हमने बता दिया कि वो भी बोलता है कि आपको क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 705 के तहत अगर गोइंग कंसर्न पे कोई बाधा आ रही है, तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी इसकी वजह से बंद ही हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर देखा कि भैया देखो, एज अ नॉन डिस्क्लोजर की वजह से ये मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो यहाँ पर हम एडवर्स ओपिनियन ही दे के आएंगे, हम क्वालिफाई नहीं दे के आएंगे। क्वालिफाई तब दे के आते अगर मटेरियल होता लेकिन परवेसिव नहीं होता। यहाँ परवेसिव है यार, 75% है पूरी कंपनी का प्रोडक्शन का, तो एडवर्स ओपिनियन हम यहाँ पर दे के आएंगे। एक मिनट यार, मेरी यहाँ ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आप ठीक कर लिया करो। मैं यहाँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन आप OPNION ओपिनियन, अरे यार, ठीक है। इन दिस सिचुएशन अपीयर, तो आपको बता के आना है कि जो ये है ना, मतलब CA है, ये CA का व्यू बिल्कुल सही है इस बात में, मतलब जो ऑडिट टीम, यहाँ ऑडिट टीम भी लिख सकते हो, ऑडिट टीम का व्यू बिल्कुल सही है, या आपका पार्टनर ही गलत बता रहा है, ठीक है। इसके बाद 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, 4th और 5th ही करना था ना हमें, तो हाँ 4th और 5th ही करना था, 6th पे कहाँ आ गए हम। 4th 5th हमने कर लिया। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद कह रहा है रिपोर्टिंग नॉन कंप्लाइंस इन एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। तो देखो क्या कह रहा है, if the auditor has identified suspected non-compliance with the law and regulation, auditor shall determine whether auditor have the responsibility to identify non-compliance with the outside the entity। क्या कह रहा है, देखो मैं सीधा बताता हूँ। अगर आपको ऑडिट में नॉन कंप्लाइंस मिली है, आपको लगता है इस नॉन कंप्लाइंस की वजह से मुझे आउटसाइड द एंटिटी किसी पार्टी को बता के आना है, मतलब गवर्नमेंट को बता के आना है, रजिस्ट्रार को बताना है, बता के आना है, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, लॉ में लिखा हुआ है, तो ही आप बता के आओगे। जैसे मान लो 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हुआ है लॉ नॉन कंप्लाइंस की वजह से, तो आप बता के आओगे किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऐसी कोई और चीज़ हुई है तो आपके लॉ में लिखा हुआ है, तो ही आपको बता के आना है, आपको मजे मजे में नहीं बता के आना है। यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लो, मान लो आपने रजिस्ट्रार को बता दिया कि कंपनी में मतलब कंपनी में मतलब ये नॉन कंप्लाइंस हुआ है, आप रजिस्ट्रार को बता के आ गए, ये आपकी मिसकंडक्ट है, आपको नहीं बताना था। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, अगर कंपनी नॉन कंप्लाइंस कर रही है तो आप रजिस्ट्रार को जाके बता दो। आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ये अगर कंपनी कोई नॉन कंप्लाइंस कर रही है, मैंने रजिस्ट्रार को बता दिया, तो गलत क्या किया गया। भैया कंपनी एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको नॉन कंप्लाइंस कंपनी ने किया है तो आपको रजिस्ट्रार को बताना है। जो चीज़ लिखी नहीं गई वो आप नहीं करोगे। देखो यहाँ पर भी इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। ये पॉइंट कह रहा है कि क्या अगर कोई नॉन कंप्लाइंस हुई है और वो चीज़ लिखी गई है तो ही आपको बतानी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा गया तो आपको नहीं बताना। तो ये एग्जांपल लिख लेना, रजिस्ट्रार को आपने बता दिया, कंपनी एक्ट में ये कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये मिसकंडक्ट है आपकी तरह से। अच्छा, ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स में। इसके ऊपर दबा के क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पर है ना बच्चा सेंटी हो जाता है। बच्चा है ना पेपर में सेंटी बहुत होता है कि अरे यार रजिस्ट्रार को ही तो बताया है, तो सही तो किया है, नॉन कंप्लाइंस हुई थी ना। ज़िंदगी भर के लिए याद रख लो ये पॉइंट, भैया रजिस्ट्रार को आपको नहीं बताना होता है। कंपनी एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंपनी ने नॉन रेगुलेशन किया है या फिर लॉ फॉलो नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रार को बताओगे। जिन जिन पॉइंट में लिखा हुआ है रजिस्ट्रार को जो बताओगे वो आपको बताना है, उसके ज़्यादा आपको कोई। मान लो कंपनी ने लाइसेंस नहीं लिया, आपने जाके रजिस्ट्रार को बता दिया, भैया अगर कंपनी ने केस कर दिया ना आपके ऊपर तो बेटा आप तो गए, ठीक है, वहाँ तो आपको ICI भी नहीं बचाएगा।
तो आपको है ना बहुत मसीहा नहीं बनना है कि ओह मैं बताऊंगा आईसीआई को, भैया ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो ये 50 करोड़ वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही आ गया, ये तो हमने कर लिया। डॉक्यूमेंटेशन ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ क्या लिखना है इसमें, मैं वो भी बताता हूँ। एक सीए है, आप ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू का मतलब है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ऑडिटर हो एक कंपनी के, जो कि सोशल मीडिया कंपनी है। गवर्नमेंट ने ना टाइटन कर दिए कंपनी के अराउंड, मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस लगा दिए ताकि इंटरेस्ट, यूज़र का इंटरेस्ट मतलब वो हो पाए, सिक्योर हो पाए। देखो ये क्या हो रहा है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका मार्केट में। जैसे मान लो एक न्यूज़ एजेंसी अभी पकड़ी गई थी रिसेंटली, वो क्या कर रहे थे, वो है ना न्यूज़ एक्चुअली चाइना से पैसे लेते थे, और वो न्यूज़ बहुत इंडिया में भड़काऊ न्यूज़ दिखाते थे, बिल्कुल मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ दिखा रहे हैं। वो कांग्रेस के फेवर में भी नहीं दिखा रहे हैं, वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ दिखा रहे हैं, इंडिया में मुसलमान हिंदू को लड़वा रहे हैं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी न्यूज़ दिखा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसको बस्टेड किया और उसको मतलब बंद कर दिया उस चैनल को। तो अगर ऐसा मतलब इसलिए गवर्नमेंट को है ना, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने ये सोशल मीडिया के जितने भी मतलब कंपनीज़ हैं या ये तो मीडिया हाउसेज़ हैं, इनके लिए बहुत सारा काम किया है गवर्नमेंट ने, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स किए हैं उनके। तो आपका हाउ वुड यू वेरीफाई दैट कंपनी कंप्लाइंट विद न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी ये गवर्नमेंट की न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आई है उसको कंपनी कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आप कैसे वेरीफाई करोगे। तो ये आपसे पूछा है, बिसाइड व्हाट डज अबव सिचुएशन अंडरस्कोर टू यू एज अ ऑडिटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आंसर 4 जो है ना उसकी 4th लाइन से एंड तक लिख लेंगे और सेकंड पैरा पूरा लिख लेंगे। क्या कह रहा है आंसर 4 का है भैया, दिखा दो। आंसर 4 में ये देखो 4th लाइन 1 2 3 4, मतलब यहाँ से फॉर द कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ दोज चार्ज, ठीक है। यहाँ से लेकर ये पूरा लॉ एंड रेगुलेशन तक बताएंगे कि जहाँ डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वहाँ पर आपको क्या नाम है सब्सटैंटिव ऑडिट एविडेंस लेने पड़ेंगे। और ये अदर लॉ वाला भी पूरा पॉइंट बता देंगे कि अगर मान लो नॉन कंप्लाइंस जो है वो मटेरियल इफेक्ट डाल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो आपको वहाँ पर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपने लिख दिया, ठीक है। आगे एक तो आपको ये लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है प्रेजेंट केस। इन द प्रेजेंट केस ऑडिटर को वेरीफाई करना पड़ेगा कि कंपनी जो है ना वो मीट कर रही है न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। हाँ तो वो तो करना ही पड़ेगा हमें वेरीफाई, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट था, तो हमने क्वेश्चन का पार्ट ही एक तरीके से समझाया है इन द गिवन केस वाला। फिर उसके बाद आएगा इट कैन बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर बाय द कंपनी इन रिगार्ड बी लाइक। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें एक तो है ना देखना पड़ेगा कि क्या इनके इंटरनल कंट्रोल ठीक हैं कि नहीं कंपनी के। उसके बाद हमें सेंसिटाइज, एक मिनट, हाँ ये सही है, सेंसिटाइजेशन एम्प्लॉय रिगार्डिंग न्यू रूल्स। क्या सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू रूल्स जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसके लिए अगर कोई लीगल एडवाइस लेनी थी, क्या वो कंपनी ने ले ली कि नहीं लेनी है, हमें कोई लीगल एडवाइसेस लेनी है तो हम वो ले लेंगे, ठीक है। फर्दर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी मे बी थ्रेटन्ड ड्यू टू न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, द मैनेजमेंट में बी अंडर प्रेशर। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कंपनी को ये न्यू रेगुलेशन से बहुत प्रॉब्लम आ जाए और कंपनी मैनेजमेंट है ना अंडर प्रेशर हो जाए और वहाँ पर ये फ्रॉड कर पाए, तो यहाँ पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर अराइज हो जाएंगे और हमें इवेल्यूएट करना पड़ेगा एज अ ऑडिटर ये सारे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा, ये ई है, ठीक है। तो ये हमें चेक कर जाना पड़ेगा, तो ये बता रखा था इसने बस, और कुछ नहीं, बस ये हमें इतना ही लिखना है। मतलब ये क्वेश्चन इतना कोई खास नहीं था, बट हाँ पेपर में आ सकता है, इसलिए हमें लर्न तो ऐसे ही करना है जो इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉरी 7 तो हम कर चुके हैं, 8 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना भाई साहब, मैं इसकी क्या ही बात करूँ, आईसीआई ने इसके लिए स्टडी मैट में कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। फिर आईसीआई ने क्या कर रखा है, आईसीआई ने इसको ना इस क्वेश्चन को, ये देखो भाई साहब जैन 21 का जो पेपर हुआ था और दिसंबर 21 का जो पेपर हुआ था उसमें 5 नंबर के लिए पूछ रखा है। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा बच्चों। ऑडिट के पेपर में अगर कभी एक अटेम्प्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ गया
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दूसरे अटैम्प्ट में ना आए। देखो उस वक्त है ना कोविड की वजह से पेपर जनवरी में हुए थे और दिसंबर में हुए थे, तो भैया ऐसा नहीं है कि आईसीआई ने एक अटैम्प्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बच्चे करते हैं ये चीज़, बहुत मार्केट में चल रही है कि अरे ये तो पिछले अटैम्प्ट में क्वेश्चन आया था, इस अटैम्प्ट में नहीं आएगा, आ गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस पूरे चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन आया था, दैट इज़ ये वाला क्वेश्चन, जो कि स्टडी मैट में नहीं था, पेपर में पूछा, तो आपको ये करना तो है। अब मैं बता देता हूँ क्या है। देखो इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस बता रखे हैं, तो 5 पॉइंट इंडिकेटर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैंने ऐसे 250 बता रखा है, बता देना डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंसिडर लॉ एंड रेगुलेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो वेरीफाई कंप्लायंस, हम ये फॉलोइंग इंडिकेटर्स देखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, अनयूजुअल अनऑथोराइज्ड पिंपल्स, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है, ये पढ़ लेना। तो ये 5 इंडिकेटर्स क्या हैं जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो लॉ और रेगुलेशन की कंप्लाइंस नहीं हुई है। पहला आपने इंडिकेटर देखा अनयूजुअल कैश पेमेंट। अरे एक मिनट, मैंने इसमें ऐसे मार्क करवाता हुआ चलता हूँ। ये जो अनयूजुअल अनऑथराइज पिंपल्स है ना, इसके पॉइंट्स मार्क करवा देता हूँ ताकि आप बाकी का अच्छे से पढ़ लो। तो पहला तो है अनयूजुअल कैश पेमेंट। कोई मान लो कैश पेमेंट अनयूजुअली दिया हुआ है तो वो पॉइंट आ जाएगा आपका अनयूजुअल कैश पेमेंट। अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन और इम्प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, आपकी कोई ट्रांजेक्शन है वो अनऑथोराइज करी गई है, जो ऑथोराइज नहीं था पर्सन उसने कोई ट्रांजेक्शन कर दी, और या फिर इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कोई सही से रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो अनऑथोराइज वाला पॉइंट कर लेना। ठीक है, इसके बाद है अनयूजुअल पेमेंट टूवर्ड्स लीगल रिटेनर्स की फीस, आपने कोई पेमेंट गलत कर रखी है, ठीक है, तो पी यहाँ से आ गया। अब ये पिंपल्स में देखो 5 पी हैं। तो पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज विदाउट सफिशिएंट डॉक्यूमेंट, आपने कोई बाहर पेमेंट करी जिसके आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हो सकता है आप घपला कर रहे हो। पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करी किसी और कंट्री में जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ से तो आए भी नहीं थे, ठीक है। इसके बाद है पेमेंट्स मेड इन टैक्स हेवन कंट्रीज, ठीक है। और फिर है परचेजिंग एट प्राइस सिग्निफिकेंट अबव और बिलो मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पता है ये भी आ सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। इन 2 अटेम्प्ट्स में से एक क्वेश्चन तो ये लगा हुआ था, एक क्वेश्चन ये लगा हुआ था दूसरे अटेम्प्ट में कि पेमेंट से रिलेटेड 5 पॉइंट बताओ, तो आपको ये पेमेंट से रिलेटेड ये 5 पॉइंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको लर्न तो देखो सारे ही करने पड़ेंगे अभी अगर, अब लेकिन मैंने इसलिए करवाया कि एनी 5 पूछा था तो मैंने ये अनऑथोराइज अनयूजुअल पिंपल्स पढ़ा दिया। अब आपको 5 तो याद आ ही जाएंगे, लेकिन पेमेंट से रिलेटेड 5 पूछ लिए तो आप क्या करोगे, फिर तो आपको ये लर्न ही करने पड़ेंगे। तो एक तो सारे लर्न कर लेना और ये पेमेंट से रिलेटेड तो 5 ही लर्न कर लेना। फिर है नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आ गया पिंपल्स का। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है इसके ऊपर, तो वो 50 करोड़ वाला, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो यहाँ भी हमारा डाउट और हम देखेंगे, ये भी इंडिकेटर है लॉ और रेगुलेशन को ना फॉलो करने का। इसके बाद एडवर्स मीडिया कमेंट है, तो यहाँ पर पिंपल्स का एम आ गया। मीडिया कमेंट एडवर्स चल रहा है, जैसे कि आपने इसका देखा होगा अडानी का मीडिया कमेंट एडवर्स आ गया था, तो इसकी वजह से लग रहा था कि इन्होंने क्या पता लॉ और रेगुलेशन को सही से फॉलो नहीं किया हुआ, इसलिए शेयर प्राइस गिर गया था। बाद में पता चला कि वो हिंडरबर्ग की रिपोर्ट ही गलत थी, वो जानबूझ के डाली गई थी ताकि अडानी के शेयर्स गिरे और ये कंपनी पीछे हो जाए। अमेरिकन कंपनीज नहीं चाहती इंडियन कंपनीज ऊपर उठे। रिलायंस का तो एक बहुत सॉलिड और बहुत पुराना बैकग्राउंड है, वो ऊपर उठ चुका है ऑलरेडी, वो अडानी को ऊपर नहीं आने देना चाहते थे। पेमेंट ऑफ फाइनेंस एंड पेनल्टीज, तो ये पिंपल्स का अगला पी है। यहाँ पर पेनल्टीज़ पे पी मार्क कर लो, पेमेंट्स पे मत करना। पेमेंट्स ऑफ फाइन एंड पेनल्टीज़, तो कोई फाइन एंड पेनल्टीज़ अगर आपने दी हैं तो यहाँ भी ये भी एक इंडिकेटर है। इसके अलावा एल से आ गया लिस्टिंग लिटिगेशन मैटर्स अगेंस्ट द एंटिटी, कोई केस चल रहा है आपके खिलाफ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पिंपल्स, तो लास्ट के ये कौन सा है भैया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, तो एक मिनट PLE, अच्छा ये ई आ जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ, तो ये भी एक इंडिकेटर है। एनी शो को पिंपल्स का एस आ गया। एनी शो कोज नोटिस, जो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए इशू किया है, तो वो भी यहाँ आ जाएगा। चलो 1 घंटे में हमारा ये पूरा ऐसे हो गया, इससे अच्छी स्पीड क्या ही रहेगी। तो ये ऐसे एक बार आप कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो गया। अब आगे कुछ है नहीं, आगे हम 260 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको भी आज ही कर लेना।